एवरीवन, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 12th हिंदी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बोर्ड पेपर में आपका 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे महत्वपूर्ण कहानियां, जैसे कि आपका पंचलाइट कहानी आपको कैसे लिखना है, सारांश पूछा जाता है, या कई बार प्रश्न जो है घुमा फिरा के पूछ लेता है। जैसे मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है कक्षा 12वीं हिंदी का एक मॉडल पेपर, और इस पेपर में किस प्रकार से वो प्रश्न पूछे गए हैं चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप आ जाओगे यहाँ पर प्रश्न संख्या देखो 6 में। तो ये छठे प्रश्न के अंतर्गत आपका यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक है ना। मैं बता दूं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। अब काफी सारे बच्चों को पैटर्न भी नहीं पता रहता, बट आप इस वीडियो पे आए तो आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है। यहाँ पर दिया है लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द, ठीक है। तो लाठी कहानी भी इसी वीडियो में आपको बताई जाएगी, पंचलाइट कहानी भी बताई जाएगी, बहादुर कहानी भी बताई जाएगी, है ना, कैसे लिखना है। और इसी के अथवा में एक और कहानी आती है। जैसे मान लो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको ये वाली नहीं आ रही, तो फिर आप विकल्प के तौर पर दूसरी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ध्रुव यात्रा। तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब कई बार बहुत सारे बच्चों के कमेंट रहते हैं कि भैया सारांश कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे पूछ लिया कि भैया सारांश लिखो, तो सारांश कैसे लिखें। अब यहाँ पर पूछ लिया कि कथा वस्तु लिखो, तो कथा वस्तु क्या होती है। इसके अलावा पूछ लिया उद्देश्य लिखो, तो भैया उद्देश्य क्या होता है। इन तीनों में कुछ डिफरेंस है। तो वही चीज आज की इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। और ये 80 शब्दों में लिखना होता है, और पेपर में ये टॉपिक जो होता है ये 5 अंक के लिए पूछता है। तो चलिए इस वीडियो से 5 नंबर तो आपका भाई बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पंचलाइट कहानी के बारे में जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और भाई बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सारांश कैसे लिखना है ये बताया गया है शॉर्ट में, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना है। तो 80 शब्द का मतलब समझ ही सकते हो, इतने में ही आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा और मैं आपको डीप में जाऊं तो ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हैं वो चीज आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो पंचलाइट कहानी का सारांश देखिए। सबसे पहले आपको पता होगा जो पंचलाइट कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु, ये लेखक है। तो इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट करना। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली, जो कि वहां पर एक टोली है, ठीक है, महतो बिहार में। तो महतो टोली के कह रहा है कि यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब पुराने टाइम पर ज्यादा वैसे भी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स का मतलब गैस या लालटेन जिसे बोलते हैं। लालटेन मतलब पुराने टाइम पर जब बिजली वगैरह नहीं होती थी ना, ये तो क्या होता था, मिट्टी का तेल डाल करके वो सब जो है केरोसिन जिसे बोलते हो, उसका इस्तेमाल करके प्रकाश के लिए लालटेन यूज करते थे, ठीक है। वही चीज यहाँ पर पेट्रोमैक्स उसी को बोला गया है, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, है ना, जो भी मतलब वहां पर लोग थे, बालक औरतें जवान सब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे देखो कहानी ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन हमें शॉर्ट में छोटा से छोटा करके लिखना है, तो उसको अपने हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या होता है, जो सरदार होता है उस टोली का अपनी पत्नी को आदेश देता है, यानी बोलता है, क्या बोलता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ हमें उसकी करनी चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए भैया, पूजा पाठ। अब पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, सभी उत्साहित थे, एकदम प्रसन्न थे। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट क्या है, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। लेके तो चले आए भैया, जलाना नहीं जानते थे। मतलब एक ये बहुत ही बड़ी विडंबना हो गई कि भैया अब आज के टाइम पर मान लीजिए हमारे पास हमारे घर में हम 4 व्हीलर लेके आ जाएं, और हमारे पास जैसे कोई चलाना नहीं जानता, तो फिर हमें कोई ड्राइवर रखना पड़ेगा, है ना। तो ये समस्या हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर हुई। परंतु जब ये समस्या हुई तो उसमें एक टोली का एक लड़का था जो जिसका नाम गोधन था। वो जानता था मतलब पंचलाइट जलाना जानता था। अब ये देखो, ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, लेकिन गोधन को कुछ कारणवश, अब वो कारण भी आपको यहाँ पर अगर चाहो तो लिख सकते हो, समाज से यानी अपनी टोली से निकाल दिया गया था। अब जैसे कि टोली से निकाल दिया गया तो वो कहाँ से जलाएगा, वो तो नहीं कर सकता ना। तो इस तरीके से इस टोली में गोधन नाम का युवक था। वह गांव की मुन्नरी, यानी उसी टोली में एक लड़की थी, मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। मुन्नरी की माँ ने पंचों से शिकायत की थी, यानी टोली में, और जिसके कारण उसको घर से निकाल दिया गया था, या समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। अब ये समस्या आई तो जब टोली के लोगों को पता चला कि यार गोधन जलाना जानता है, तो फिर आगे देखो क्या हुआ। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है, इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी, यानी बिरादरी का मतलब होता है भाई समाज से या एक प्रकार से टोली से निकाल देना, ठीक है ना। तो उसको वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था।
निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। मतलब चुपके से ये बात समाज के जो सरदार थे या जो भी मुखिया थे उनके तक पहुंचा देती है। मतलब बोल देती है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जलाना जानता है, बाकी तो किसी को पता नहीं था। तो अब यहाँ पर ये बात आई तो पंचगोधन को बिरादरी में ले आते हैं, मतलब कि उसको मना करके या कैसे भी करके उसको लाते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा करो और हम तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगे। ठीक है, वह पंचलाइट जला देता है। पंच खुश होकर कहते थे तुम्हारा 7 खून माफ, यानी पुराने जमाने की कहावत है ये। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। अब यहाँ से देखो कहानी का सारांश यही हुआ कि कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने हेतु या वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंतरिक जीवन की सजीव झांकी का मतलब है कि एक प्रकार से समाज को किस प्रकार से मतलब प्रदर्शित किया गया है वो आप इसमें देख सकते हो कि लोग भले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनमें एकता थी। ठीक है ना, सभी टोली में रहते थे। बहुत ही सारी चीजें हैं यहाँ पर जिससे आप सीख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। अब भैया बात आती है बहादुर कहानी। देखो बहादुर कहानी का सारांश या उद्देश्य या किस प्रकार से आपको शीर्षक वगैरह कैसे लिखना है वो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दूसरी कहानी है तो देखो बहादुर कहानी का सारांश शॉर्ट में लिखो तो इस तरीके से हो जाएगा, अमरकांत जी द्वारा लिखित। देखो बहादुर कहानी किसने लिखी है ये भी पता होना चाहिए, तो याद कर लेना किसने लिखा है, अमरकांत ने। ठीक है ना, अमरकांत द्वारा लिखित या रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की समस्या को लेकर चली है और इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है। बेसहारा पहाड़ी लड़का मतलब कि जो बहादुर है वो एक लड़का था। ठीक है, यहाँ पर कोई वीर बहादुर युद्ध करने वाला नहीं है, एक बालक का नाम था। इसका शीर्षक क्या है तो कहानी का शीर्षक संक्षिप्त सारगर्भित तथा उपयुक्त है। यह इस कहानी के प्रमुख पात्र बहादुर के नाम पर आधारित है और इसे पढ़कर पाठक के मन में बहादुर के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ बहादुर वीरता का प्रतीक नहीं है, मैंने शुरू में ही बता दिया। बहादुर क्या है, एक बालक का नाम है। इसके बाद इसका कथानक कैसे लिखोगे ये चलिए देख लेते हैं। तो कथानक में आपको लिखना है, प्रस्तुत कहानी का कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12 से 13 वर्ष के एक पहाड़ी बालक जो कि बहादुर की दयनीय दशा को प्रकट करने की कहानी है और जो माँ की मारपीट से यानी कि माँ से गुस्सा होकर के अपेक्षा करके घर से चला आया था, मतलब गुस्सा होकर के आया था घर से। ठीक है ना, जैसे आपको आपकी मम्मी मार दे, निकल जाओ भाई कि अब मैं जा रहा हूँ कमाने, कमा के ही आऊंगा। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। पात्र तथा चरित्र चित्रण की बात कर लेते हैं तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। इसमें केवल 4 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन, बहादुर, निर्मला, उसका पति और पुत्र किशोर। बहादुर भाई आप जानते हो जो गुस्सा होकर घर से आया था, और निर्मला जिसके घर में नौकरी करता था, निर्मला का पति और उसका पुत्र किशोर। ये 4 पात्र हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। बहादुर इसका सर्वप्रमुख यानी कि प्रमुख पात्र है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है तो देखो शॉर्ट में आपको लिखना है क्योंकि 80 शब्दों में लिखना होता है। पूरी किताब में जो कहानी दी है वो तो हम छाप नहीं सकते है ना, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर उद्देश्य लिखोगे, कहानी निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र अंकित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रतिनिधि सहानुभूति रखते हुए, है ना, निम्न वर्ग मतलब कि जो कमजोर है, ठीक है ना, उसको एक प्रकार से सहानुभूति देने का यहाँ पर काम किया है। मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। ठीक है ना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको मध्यम वर्ग के लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं वो चीजें इस कहानी में देखने को और सीखने को मिल सकती है। ठीक है ना, क्योंकि बुरा बुरा व्यवहार कर रहे थे बहादुर के साथ ये जो निर्मला, ये जो अन्य पात्र है जिनके घर में नौकरी करता था, ठीक है, वो बालक। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बाकी लाठी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो लाठी कहानी का सारांश ये पूरा आपके सामने है। वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज्यादा लॉन्ग करने से कोई मतलब है नहीं, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये 3 कहानियां आज के इस वीडियो में। बाकी आपको इसी प्रकार से इस प्रकार के मॉडल पेपर और एक एक करके सारे टॉपिक चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, और लगातार आपको इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे विषयों की। तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।